नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम रिवीजन क्लास चला रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। उसी के अगले फेज में प्रथम चरण उदारवादी चरण हम पढ़ा रहे थे, डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। तो 2 वीडियो इस पर बन चुके हैं। पहला वीडियो मैंने बोर्ड पर पढ़ाया था, फिर हम पीडीएफ के माध्यम से आपका रिवीजन करा रहे हैं। उसका रीजन समय का अभाव है, क्योंकि अब समय नहीं है कि बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाए, इसलिए रिवीजन के आधार पर पढ़ा रहे हैं टीचिंग के लिए। उसके बाद बीपीएससी के लिए आधुनिक भारत हम पुनः बोर्ड पर ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो हम उदारवादी चरण में चल रहे थे। हमने आपको 4 नेताओं के नाम बताए थे। 4 नेताओं के नाम बताए थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न आते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है। ये क्या क्या थे हमने आपको पहले भी बताया। ये समाज सुधारक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, राजनेता भी थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाज सुधारक की। समाज सुधारक के रूप में इन्होंने क्या काम किया? तो इन्होंने एक संगठन बनाया था, रहनुमा ए मजदायसन की स्थापना की। संगठन का नाम क्या है? रहनुमा ए मजदायसन। रहनुमा ए मजदायसन। ये इन्होंने पारसी जो महिलाएं थी उनकी शिक्षा के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये संगठन बनाया था। और ये संगठन कब बनाया था? तो ये संगठन बनाया था आपका 1851 में। कब बनाया था? 1851 में। और इसमें शामिल कौन कौन इसमें शामिल था? तो दादा भाई नौरोजी थे, फरदेनजी नौरोजी थे और मिस्टर कामा इसमें शामिल थे। और इसी संगठन की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं पूछी जा सकती है। रस्त गोफ्तार, ये 1854 से प्रकाशित हुई। 1854 में इसका प्रकाशन हुआ। रस्त गोफ्तार नाम की एक पत्रिका है, जो रहनुमाए मजदायसन के संगठन की पत्रिका है। और ये किसके द्वारा निकाली गई? दादा भाई नौरोजी के। इस पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने क्या, रहनुमाए मजदायसन किसका संगठन था? तो वो दादा भाई नौरोजी का संगठन था। कब बना था? 1851 में बना था। इसकी पत्रिका क्या थी? रस्त गोफ्तार थी। और ये पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो 1854 में इसका प्रकाशन हुआ। आगे देखते हैं, एक अर्थशास्त्री के रूप में देखते हैं। एक अर्थशास्त्री के रूप में 1868 में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया। ये प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करने वाले पहले भारतीय थे। प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करने वाले पहले भारतीय थे। और इन्होंने क्या निर्धारण किया था कि 20 रुपये वार्षिक, यानी कि हमारी प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक थी। एक साल में हम सिर्फ 20 रुपये कमा पाते थे। एवरेज आय जो व्यक्ति की थी, भारतीय व्यक्ति की, वो 20 रुपये थी सालाना। ये इन्होंने 1868 में इसका निर्धारण किया था। इनकी पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण, 1901 में प्रकाशित होती है, इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कहते हैं कि ये चूंकि सांसद भी वहाँ चुने गए थे, संसद के सदस्य थे, इन्होंने कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। तो ये कहते हैं कि इनकी जो बुक है, इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारतीय जो गरीबी है, इस बुक से भी पता चल रहा है, वही बात कह रहे हैं, वो अनब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिश का राज करने का तरीका है वो नहीं है। जो इंग्लैंड में उनका तरीका है, वो भारतीय में उनका गलत तरीका है भारत में, इसीलिए ये पॉवर्टी है। वो भारत को लूटते हैं, धन इंग्लैंड ले जाते हैं, भारत की जनता पर खर्च नहीं करते। गरीबी का कारण ये विदेशी दास्ता बताते हैं कि विदेशी दास्ता ही हमारी गरीबी का कारण है। राजनेता के रूप में इनकी भूमिका देखिए, इन्होंने क्या क्या किया। तो इन्होंने किया, कांग्रेस का नामकरण किया। पहले क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, संघ हटा के कांग्रेस रखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया। दूसरे अधिवेशन 1886 में इन्होंने अध्यक्षता की, 1893 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की और 1906 कलकत्ता में भी इन्होंने अध्यक्षता की। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है,
और इनकी राजनेता के रूप में इनकी स्थिति देखिए कि ये इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रहे। ये पहले एशियाई, पूरे एशिया के ये पहले व्यक्ति थे जो हाउस ऑफ कॉमन में सदस्य चुने गए थे। ठीक है, फिशबरी सीट से ये चुने गए थे और लिबरल पार्टी से ये थे। उस समय उदारवादी पार्टी थी, लिबरल पार्टी का है या उदारवादी पार्टी, उससे ये चुने गए थे और इंग्लैंड में पहले एशियाई थे जो इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन में सदस्य चुने गए थे। ठीक है, इसी फेज में आगे देखिएगा, उदारवादी जो आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण था 1885 से 1905 में, इसी में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है। इसी अधिवेशन में हम चूंकि दादा भाई नौरोजी की बात कर रहे हैं तो उन्हीं की बात करेंगे। इसी अधिवेशन में ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत देते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत देते हैं और इसी अधिवेशन में इसे स्वीकार किया जाता है। इसे स्वीकार किया जाता है ड्रेन थ्योरी को कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो सयानी, रहीमतुल्ला सयानी जो थे वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, इसी में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसी अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया जाता है। राष्ट्रगीत किसने लिखा है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसमें? आनंद मठ में। आनंद मठ किससे प्रेरित है? सन्यासी विद्रोह से। और गाया किसने थे? लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लेकिन गाया था RNT मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की। 86 में कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1893 में और 1906 कलकत्ता के फिर अधिवेशन में ये अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ड्रेन थ्योरी जो ये देते हैं उस ड्रेन थ्योरी को कांग्रेस स्वीकार करती है 1896 के अधिवेशन में। ये अधिवेशन भी कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं रहीमतुल्ला सयानी। यहाँ पे ही राष्ट्रीय गीत गाया जाता है वंदे मातरम, जो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ में ये लिखा है। और गाया किसने है? तो गाया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। खूब पूछता है सवाल इसमें पेपर में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी? 1905 में की थी। कहाँ की थी? पूना में की थी। किसके सहयोग से की थी? तो MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, सीतलवाड़, राव और अय्यर, ये तीनों ने मिलकर इनका सहयोग किया था और इसकी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। कब करते हैं? 1905 में करते हैं। कहाँ करते हैं? तो पूना में करते हैं। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण काम है, ये गांधी के समर्थन में अफ्रीका गए थे। गांधी जी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। 1913 में भारत में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू करने का विधेयक प्रस्तुत किया था। 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का विधेयक प्रस्तुत किया था, जो अभी 86 में अधिवेशन से अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का संविधान में प्रावधान किया गया। उसी टाइप का विधेयक कब प्रस्तुत कर रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले 1913 में। ठीक है, तो इनके बारे में महत्वपूर्ण क्या याद रखना है? एक तो यही याद रखना 1913 में एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए है भारत में। दूसरा, इनका एक संगठन महत्वपूर्ण है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो 1905 में पूना में स्थापित होता है और इनके सहयोगी होते हैं सीतलवाड़, BN राव और कृष्णा स्वामी अय्यर। ये नाम याद नहीं भी रहेंगे तब भी कम से कम संगठन का नाम याद अवश्य रखना। अगले महत्वपूर्ण शख्स हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
इन्होंने बंगाली पत्रिका अंग्रेजी भाषा में लिखी। बंगाली पत्रिका मतलब पत्रिका का नाम है क्या? बंगाली। पत्रिका का नाम क्या है? बंगाली पत्रिका है। किस भाषा में? अंग्रेजी में। पत्रिका का नाम बंगाली है, भाषा क्या है? अंग्रेजी है। अ नेशन इन मेकिंग, ये इनकी पुस्तक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। क्या नाम है पुस्तक का? अ नेशन इन मेकिंग। जैसे अभी मेक इन इंडिया है, उसी तरह से अ नेशन इन मेकिंग ये इनकी पुस्तक है। ICS की परीक्षा पास की थी इन्होंने 1869 में। 1874 में इन्हें उस पद से हटा दिया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। इन्होंने उसके बाद जब इन्हें हटाया गया तो इन्होंने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन बताता है कि इन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया था, इन्हें हटाया गया था सर्विस से। अगर हटाया नहीं गया, अगर ये त्याग पत्र देते तो सिविल सर्विसेज आंदोलन नहीं चलाते। एक इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। इल्बर्ट बिल जो आया था उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन चलाया। इल्बर्ट बिल आया था 1883 में रिपन के समय। उस समय वायसराय कौन था? रिपन था। जी लिखा है, गवर्नर जनरल या वायसराय। इनके कानूनी सलाहकार कौन थे? CP इल्बर्ट। और इल्बर्ट ही उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम इल्बर्ट बिल होता है। अगला है फिरोजशाह मेहता। अगला बड़ा नाम है फिरोजशाह मेहता। 6वें अधिवेशन कलकत्ता 1890 में अध्यक्षता करते हैं और बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादन इन्होंने किया। बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया फिरोजशाह मेहता ने। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक रहे। और 6वां अधिवेशन जो कलकत्ता में 1890 में हुआ उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? फिरोजशाह मेहता। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। फिर दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ था? मद्रास में। चौथा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। 5वां कहाँ हुआ था? वापस मुंबई में। और 6वां कहाँ हुआ था? 6वां कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1890 में। पहले की अध्यक्षता करते हैं WC बनर्जी। दूसरे अधिवेशन 1886 में अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन जो मद्रास में होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन जो इलाहाबाद में राजा दरभंगा के सहयोग से होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। 5वां अधिवेशन जो बम्बई में हो रहा है, पुनः एक अंग्रेज अध्यक्ष होता है, उसकी करता है विलियम बैडरमन जो A.O. ह्यूम के जीवनीकार हैं। 6वां अधिवेशन कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? फिरोजशाह मेहता। आगे बढ़ते, सन आपको याद रह जाएंगे। पहला दूसरा अधिवेशन याद रखेंगे, सन याद रह जाएंगे। जगह याद रहे, अध्यक्ष याद रहे। सन तो लगातार है 85, 86, 87, 88, 89, 90। अब हम बात करते हैं कि गरम दल और उग्रवादी दल की, क्योंकि उदारवादी दल अपना काम कर रहा था। 1905 से गरम उग्रवादी चरण ही आ जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने पहले भी आपको बताया था कोई डेडलाइन नहीं होती, ठीक है। तो अगर कोई भी आंदोलन हो रहा, कोई भी चरण इतिहास का चलता है या साहित्य का चलता है तो उसका कोई डेडलाइन नहीं होता, बस एक रेखा खींच दी जाती है पतली, पर उससे पहले भी वो गतिविधियां हो रही होती हैं और उसके बाद भी वो गतिविधियां होती रहती हैं। ऐसा नहीं था कि 1905 के बाद उदारवादी नेता काम नहीं कर रहे थे, और ऐसा नहीं था कि 1905 से पहले गरम दल या उग्रवादी नेता नहीं थे। उग्रवादी चरण का जो उदय है उसका कारण क्या है? मेन उसका कारण क्या है? एक तो उसका कारण है नरमपंथी नेताओं की नीतियां, दूसरी सरकार की नीतियां। सरकार की नीतियां तो दोनों ही आंदोलन का कारण है, नरमपंथी नेताओं का और उग्रवादी नेताओं का। लेकिन नरमपंथी नेताओं की नीतियां किस तरह की हैं जिसके कारण उग्रवाद पनपता है? ये याचना करते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं। अगर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं होती तो ये अपना कोई पर्सनल व्यक्ति भेजकर इंग्लैंड में अपनी बात रखते हैं PM के सामने। पर सच्चाई ये है कि इनकी कोई भी बात सुनी नहीं जाती। मांगते कुछ है, मिलता कुछ है। उससे हताहत होकर, उससे परेशान होकर ये क्या करते हैं, उग्रवादी लोग कहते हैं कि आंदोलन कीजिए, अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी, इन याचनाओं से, भीख मांगने से हमारा काम नहीं चलेगा। और इसमें
तिलक, इसी को तिलक केसरी, तिलक एक न्यूज़पेपर निकालते हैं, केसरी नाम है, मराठा भाषा का है, ये मराठी भाषा का है, मराठी भाषा में है। और ये कहते हैं इस पेपर में ये तिलक कहते हैं कि साल में एक बार मेढक की तरह टर टर करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि इस साल भर में क्यों कह रहा है? क्योंकि जो अधिवेशन होते थे कांग्रेस के वो सिर्फ दिसंबर में एक बार होते थे साल भर में, तो वो वही कह रहे हैं। किस में कह रहे हैं ये ध्यान रखना, केसरी न्यूज़पेपर में कह रहे हैं, और केसरी न्यूज़पेपर जो है वो मराठी में है। तिलक उसमें कह रहे हैं कि साल में एक बार मेढक की तरह टर टर करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। केसरी के बारे में एक बात और याद रखना, अगर तिलक का ही नाम आता है केसरी के संपादन में तब आप तिलक का नाम लगाइए, लिखिएगा। लेकिन अगर तिलक का नाम नहीं आता तो इसके प्रथम संपादक जो थे वो केलकर थे। केसरी के जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे? केलकर। अगर केलकर नाम है तो पहले आपको केलकर टिक करना होगा। तिलक इसके बाद में संपादक बनते हैं, और अगर तिलक का नाम है तो आप तिलक का नाम ले सकते हैं। तिलक ने क्या कहा केसरी में कि साल भर में मेढक की तरह टर टर करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसी पे लाला लाजपत राय क्या कह रहे हैं? लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन को कांग्रेस का अधिवेशन छुट्टियों का मनोरंजन है। क्या हो रहा है? दिसंबर में क्रिसमस डे की छुट्टियां हो रही हैं, उसी के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं इन लोगों को छुट्टियां मिलती हैं, जॉब में है ये लोग, कोई बड़ा वकील है, कोई कुछ है, तो उस हिसाब से ICS अधिकारी हैं ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इस तरह से बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, और ये लोग को उस समय छुट्टी मिलती है विंटर वेकेशन की, क्रिसमस डे की, और ये उसी समय अधिवेशन करते हैं। तो लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो छुट्टियों का मनोरंजन है। और ये एक बात और भी कहते हैं कि ये शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है, इसमें सिर्फ शिक्षित भारतीय आते हैं और ये उन्हीं का मेला है। डफरिन भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की संस्था है, उसी से मिलता जुलता ये भी कह रहे हैं कि शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है। बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि ये कांग्रेस जो है वो याचना संस्था है, कि प्रार्थना पत्र दे दे के अपना काम करती है। ठीक है। लाला लाजपत राय एक बात और कहते हैं कि अपनी मांगों को लेकर उदारवादियों में 20 वर्षों तक उदारवादियों ने जो निरर्थक प्रयास किया उसमें उन्हें रोटी की बजाय पत्थर मिले। लाला लाजपत राय के 3 कथन महत्वपूर्ण और भी कथन है। पहला कथन है कांग्रेस के अधिवेशन को इन्होंने क्या कहा कि छुट्टियों का मनोरंजन है। दूसरा कहा शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है। उसके बाद कह रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर जो उन्होंने 20 वर्षों तक निरर्थक प्रयास किया उसमें इन्हें रोटी की बजाय पत्थर मिला। आगे कह रहे हैं कि हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर यानी कि सरकार की तरफ से हटाकर झोपड़ियों की ओर मोड़ना होगा, यानी कि भारतीयों की तरफ जाना होगा। हम चाहते हैं हम जनता से अपील करने के लिए मुंह खोलें, ना कि सरकार से अपील करने के लिए। यानी कि सरकार से हम अपील कर रहे हैं तो हमें रोटी की बजाय पत्थर मिल रहे हैं, और जनता से हम अपील करें किस चीज़ के लिए? आंदोलन के लिए। तो जनता इकट्ठी होगी जब आंदोलन करेगी तो सरकार को खुद ही घुटने टेकना पड़ेंगे। दोनों का उद्देश्य क्या है? संवैधानिक रियायतें प्राप्त करना। किस तरह से? उग्रवादी जो कर रहे हैं उदारवादी कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, इन्हें निष्क्रिय राष्ट्रवादी कहा जाता है। उग्रवादी जनवादी आंदोलन करते हैं और ये सक्रिय राष्ट्रवाद की उस श्रेणी में आता है। गरम दल या उग्रवादी नेता कौन? जैसे हमने पहले पढ़ा नरम दल वाले नेता, चारों पढ़े महत्वपूर्ण नेता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पढ़ा, गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़ा, दादा भाई नौरोजी को पढ़ा और फिरोज शाह मेहता को पढ़ा। अब हम जानते हैं गरम दल उग्रवादी नेता इस समय पे कौन कौन थे। तो पहला नाम देखिए लाला लाजपत राय। इनकी पुस्तक है यंग इंडिया, जिसमें इन्होंने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। लाला लाजपत राय की पुस्तक है यंग इंडिया और दूसरी पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, दोनों में इंडिया लगा हुआ है, यानी कि यंग अनहैप्पी यंग, आप ऐसे याद रख सकते हैं।
कि अनहैप्पी यंग, यानी कि जो खुश नहीं है ऐसा युवा, अनहैप्पी यंग, ठीक है। यंग इंडिया में इन्होंने सेफ्टीवाल का सिद्धांत दिया है। अनहैप्पी इंडिया इनकी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स है, उसमें इन्होंने अपनी आत्मकथात्मक लिखा है। सबसे पहले ये चौथे अधिवेशन में शामिल होते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और ये हिंदी भाषा में भाषण देते हैं क्योंकि ये आर्य समाजी हैं। इन पर किसका प्रभाव है? इन पर मेजनी का प्रभाव है, और मेजनी कौन है? यंग इटली का संस्थापक है। उसी आधार पे ये यंग इंडिया भी लिखते हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, और यही मेजनी जीवनीकार है किसका? बीडी सावरकर का। मेजनी कौन है? बीडी सावरकर का जीवनीकार है। बीडी सावरकर लंदन इंडिया हाउस में रह के पढ़ाई करते थे। इन्होंने ही इंडिया में पिस्टल भेजी थी जिसमें नासिक षड्यंत्र हुआ था और डीजे की हत्या की गई थी 1909 में। नासिक षड्यंत्र केस जो हुआ था। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पर इन्होंने बुक लिखी, जो पहले बैन कर दी गई थी, क्योंकि जब पता चला कि पिस्टल कहाँ से आई तो इंग्लैंड से आई थी। किसने भेजी? तो बीडी सावरकर ने भेजी थी, तो उसकी वजह से इन पर केस हुआ था। और इनके जो पेज, इनके रूम की तलाशी ली गई थी, उसमें जो बुक्स मिली थी, जो पन्ने मिले थे, पेज मिले थे, जिसपे ये लिख रहे थे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसको भी जब्त कर लिया गया था। बाद में ये पुस्तक का प्रकाशन होता है। अगला नाम है, लाला लाजपत राय के बाद अगला नाम, महत्वपूर्ण नाम है बिपिन चंद्र पाल का। किसका नाम है? बिपिन चंद्र पाल का। इनकी दो पुस्तक में महत्वपूर्ण है, एक है द सोल ऑफ इंडिया, दूसरा है मेरे जीवन व समय की याद है। द सोल ऑफ इंडिया और मेरे जीवन व समय की याद है। और कोई महत्वपूर्ण बात बिपिन चंद्र पाल की आपको याद नहीं करनी है। अगला नाम है आपका बाल गंगाधर तिलक। इनकी पुस्तक है गीता रहस्य, जो इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी। द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास, आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी माना था बाल गंगाधर तिलक ने। किसमें? द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास में। 1896-97 में पूना में एक संगठन की स्थापना की थी, व्यापक मंडल। ये चापेकर बंधुओं ने किया था। ये क्रांतिकारी संगठन था, शुरुआती संगठन जो क्रांतिकारी था। इनकी और पुस्तक है रिवेंट्स ऑफ न्यू पार्टी। 1908 में मांडले जेल भेजा गया। बम्बई में मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल इसी समय होती है, तिलक के जेल भेजने के विरोध में, ठीक है। इनकी कौन कौन सी पुस्तक है? गीता रहस्य है, जो इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी। द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास है, जिसमें इन्होंने बताया कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं। रिवेंट्स ऑफ न्यू पार्टी भी इनकी बुक है। और इन्हें जेल कब भेजा गया? इन्हें मांडले जेल 1908 में भेजा गया, और इनके जेल भेजने के विरोध में बम्बई में मजदूरों ने हड़ताल की थी, और ये मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल। इसके बाद 1914 में ये रिहा हो गए। जेल कब गए थे? 1908 में, जिसके विरोध में बम्बई में मजदूरों ने हड़ताल की थी, और 1914 में ये रिहा हुए। ये ऐसे व्यक्तित्व थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। कांग्रेस के ये कभी अध्यक्ष नहीं रहे। अगला नाम आता है अरविंद घोष का। इन्हीं को अरविंदो घोष भी कहते हैं और अरविंद घोष भी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की थी। पूछा जा सकता है कि अरविंद घोष किस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, क्योंकि गांधी जी की शिक्षा भी पूछी गई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। ICS की परीक्षा पास की थी। बड़ौदा कैडर में ये पोस्टेड थे। बाद में इन्होंने ये छोड़ दी थी जॉब, और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। युगांतर गुट एक आता है, आगे हम आपको बताएंगे, उसमें ये शामिल हुए। और 1908 में मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ था, जिसमें किंग्सफोर्ड की हत्या हुई थी, जो डिस्ट्रिक्ट जज रहता है उसकी जो हत्या हुई थी, पहले उसका प्रयास कलकत्ता में किया गया लेकिन सफल नहीं हुआ, और मुजफ्फरपुर में इसका दोबारा प्रयास किया, और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या कर दी किसकी? किंग्सफोर्ड की, जो जज थे अंग्रेजों के। वो बग्गी में सवार थे, उसमें 2 महिलाएं भी थी, उनकी भी हत्या हो गई थी, उसके साथ साथ वो भी मर गई थी।
अरविंद घोष को तो बचा लिया था सीआर दास ने। सीआर दास ने प्रयास किया था इन्हें भी बचाने का, पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नहीं बच पाए, पर अरविंद घोष को सीआर दास ने बचा लिया था। ये मुजफ्फर अलीपुर षड्यंत्र केस जो 1908 में हुआ, उसमें कौन कौन था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन, ठीक है, जो और दूसरी पुस्तक है आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। कौन कौन सी है? पहली लाइफ डिवाइन, दूसरी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ठीक है। अब द्वितीय चरण जो आता है, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1920 तक, इसमें कौन एक्टिव होगा ज़्यादा? इसमें उग्रवादी, क्योंकि ये चरण आपका कौन सा आ गया? उग्रवादी चरण। उग्रवादी वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं, अरविंद घोष हैं, और ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने हत्या की, ये सब उग्रवाद का ही आपको दिखाई देंगे। आगे 1905 में बंगाल विभाजन हो जाएगा और उससे स्वदेशी आंदोलन बढ़ेगा, बहिष्कार होगा। इस तरह ये उग्रवादी चरण अब आपका आगे बढ़ेगा और 1915 में गांधी जी आ जाएंगे और 1920 तक वो छुटपुट आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन में भाग लेंगे और 1922 के बाद वो धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाएंगे और वो पूरा एक युग 1920 से 47 तक का गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो हम आज इतना ही इस वीडियो में। कल हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसे लगे ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।